हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू रोश स्टडी। मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। तो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द इमरजेंस ऑफ सोवियत यूनियन। अगर उस लेक्चर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें। नाउ तो अब हम एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं और वो है नेशनल मूवमेंट्स आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो कॉलोनियल पावर्स थे उनके अंडर जो कॉलोनीज थी वहां पर किस तरीके से नेशनल मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और आपका सवाल है कि स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान एज अ मार्क ऑफ सॉलिडारिटी किस इंडियन लीडर ने स्पेन विजिट किया था। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए राजेंद्र प्रसाद, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखें। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये लेक्चर आपके एएमयू और जामिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। ये प्रेजेंट है आपके स्क्रीन पर वर्ल्ड मैप। और जब हम आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो पीरियड देखते हैं तो उस टाइम पर दुनिया भर में ही, चाहे वो एशिया में हो या अफ्रीका में हो, जो कॉलोनीज थी वहां पर इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट काफी ज्यादा तेज हुए। जैसे कि हम इंडिया में ही देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस से वादा किया था कि आफ्टर आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम आपको स्वराज देंगे, सेल्फ रूल देंगे। बट जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स को कामयाबी मिल गई उसके बाद उन्होंने अपना वादा निभाने से मना कर दिया और उसके बदले में इंडियंस को क्या मिला? इंडियंस को मिला जलियांवाला बाग मैसेकर। देन जिसके रिस्पॉन्स में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया और बाद में हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इस तरह के बहुत सारे मूवमेंट हम देखते हैं। नाउ तो बाकी कंट्रीज में जहां पर के ब्रिटेन, फ्रांस और इटली, इस तरह के जो कंट्रीज थे उनकी कॉलोनीज जो थी वहां पर उस टाइम क्या चल रहा था, एक बार हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देन जब हम बात करते हैं एशिया की, तो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एशिया ज्यादातर कॉलोनाइज ही था, चाहे वो चाइना हो या मिडिल ईस्ट हो या इंडिया हो, पाकिस्तान, सॉरी उस टाइम पाकिस्तान तो मौजूद ही नहीं था, वो भी इंडिया का पार्ट था। तो ये जो भी बड़े बड़े आज हम एशिया के कंट्रीज देख रहे हैं ये सब उस टाइम पर कॉलोनाइज थे बाय द ब्रिटिश, या अगर कॉलोनाइज नहीं भी थे तो उनके काफी हद तक इन्फ्लुएंस में थे। बट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताता चलूं कि 1920 सेंचुरी से पहले जो वर्ल्ड में डोमिनेशन था वो था एशिया का। चाहे वो डोमिनेशन बाकी रहा ऑटोमन एम्पायर के थ्रू या फिर मुगल एम्पायर के थ्रू, या फिर अगर हम थोड़ा और बैक में जाएं तो जो मंगोल एम्पायर थी जो कि चंगेज खान ने स्टैब्लिश की थी, तो ये सब एम्पायर्स बेसिकली स्टैब्लिश हुई इन एशिया। नाउ तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर चाइना के बारे में कि चाइना में आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमें क्या पिक्चर डेवलप होती हुई दिखाई देती है। अब चाइना में जो नेशनल मूवमेंट था ये भी तेज हुआ आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वैसे मैं इसके बारे में आपको एक कोई हिस्ट्री बता दूं कि चाइना में जो इंपीरियल डोमिनेशन था वो था ग्रेट ब्रिटेन का, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था ओपियम वॉर्स के नतीजे में। ओपियम वॉर्स ये लड़ी गई थी विद चाइना और ये वर्ल्ड हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट वॉर्स कंसीडर किए जाते हैं, जो कि 100 साल तक चलती रही बिटवीन चाइना एंड ग्रेट ब्रिटेन। और जिसके नतीजे में हम ये देखते हैं कि किस तरह से चाइना को ग्रेट ब्रिटेन ने अफीम की लत लगा दी और उनको ओवरटेक कर लिया। तो अब हम ये स्टडी करने वाले हैं कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चाइना में क्या सिनेरियो डेवलप हो रहा था। तो वहां पर डॉक्टर सुन यित सेन, ये बेसिकली एक चाइनीज नाम ठहरा, इसे आप कहीं इंडियन नेम मत समझ लेना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये बनाते हैं एक कोमिंगटान पार्टी जो कि सेटअप करती है गवर्नमेंट एट कैंटोन इन साउथ चाइना। और ये जो न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट थी इसे रशिया अपनी फुल सपोर्ट देता है
ताकि चाइना अपने नेशनल स्ट्रगल को आगे बढ़ा सके। और 1921 में चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना फॉर्म होती है। तो जैसा कि मैं रशिया के बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुका हूं कि रशिया और वेस्ट के बीच में जो क्लैश की वजह थी वो यही थी कि रशिया जितने भी कॉलोनीज थी वहां पर जो भी इंडिपेंडेंस को लेकर मूवमेंट चल रहे थे, रशिया उसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा था, जो कि काफी बुरा लग रहा था टू द वेस्टर्न पावर लाइक फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस, इन सबको। तो 1924 आते आते कम्युनिस्ट पार्टी और कॉमिंटान पार्टी ये दोनों एक साथ काम करने का फैसला करती हैं इन द चाइना। देन जब 1925 में डॉक्टर सुनित सेन की मौत हो जाती है तो चाइना में एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन पैदा हो जाती है। और 1927 में नेशनल पार्टी अपने आप को ऑर्गेनाइज करती है इस एम के साथ कि वो चाइना को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएगी। और इन्हीं लाइंस पर हम ये देखते हैं कि जैसे कि कोरिया, बर्मा, यहाँ पर भी मूवमेंट्स खड़े हो जाते हैं अगेंस्ट द जापानीज रूल। तो जापान 1930 में चाइना को अटैक कर देता है, उसको खत्म करने के लिए, उसको अपने अंडर में लाने के लिए। तो यहाँ पर जो दोनों पार्टीज थी ये फिर से दोबारा से एक बार साथ आती हैं और ये सुप्रीमेसी कायम करती हैं इन द कंट्री। और फाइनली इन्हीं सब कोशिशों के बाद चाइना को 1949 में आजादी मिल जाती है। चाइना हैड अचीव्ड इट्स इंडिपेंडेंस इन 1949। द नेक्स्ट कंट्री आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिसने के अपनी इंडिपेंडेंस अचीव की उसमें है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेटवे है टू द सेंट्रल एशियन कंट्रीज लाइक कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ के लिए। तो वहां पर अफगानिस्तान में आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, वहां का जो नेशनल मूवमेंट था वो किस तरीके से चल रहा था, आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो अफगानिस्तान का जो नेशनल मूवमेंट था हम वहां पर ये देखते हैं कि ब्रिटिश पहले ही वहां पर अफगानों से दो जंग लड़ चुके थे जिनको कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर और सेकंड एंग्लो अफगान वॉर बोला जाता है। और ये वॉर काफी ज्यादा डिवेस्टेटिंग रही फॉर द ग्रेट ब्रिटेन। इसी वजह से अफगानिस्तान की यही सब हिस्ट्री को देखते हुए अफगानिस्तान को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, बिकॉज अफगान्स ने पहले ब्रिटेन को हराया था, उसके बाद वहां पर रशिया को, और नाउ अब वहां पर यूएसए को। तो फाइनली इन 1919 ब्रिटेन जो था वो एग्री हुआ रिकॉग्नाइज करने पर अफगानिस्तान की इंडिपेंडेंस इन 1919 इन द रिजल्ट ऑफ थर्ड एंग्लो अफगान वॉर। और बेसिकली जो मैंने आपको एंग्लो अफगान वॉर्स बताई इनका एम क्या था, इनका एम था कंट्रोल करना अफगानिस्तान को और उसको बचाए रखना रशियन इन्फ्लुएंस से। बिकॉज बिकॉज ग्रेट ब्रिटेन ये चाहता था कि उसकी कॉलोनी इंडिया थी, तो इंडिया के और रशिया के बीच में एक बफर जोन रहना चाहिए जो कि है अफगानिस्तान। बिकॉज उस टाइम पर इंडिया का डायरेक्ट लैंड बॉर्डर था विद द अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान भी रशिया के इन्फ्लुएंस में चला जाता तो इससे ब्रिटिश एम्पायर को काफी ज्यादा खतरा हो जाना था। इसी वजह से वो चाहते थे कि अफगानिस्तान उनके कंट्रोल में रहे। नाउ तो जब 1919 में अफगानिस्तान आजाद हुआ तो जो अमान उल्लाह थे जो कि बेसिकली बादशाह के बेटे थे और जो इनके फादर थे वो मारे जा चुके थे, तो इनको किंग बना दिया जाता है। नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं मिडिल ईस्ट के बारे में कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा था। देखिए मिडिल ईस्ट में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले रूल करती थी ऑटोमन एम्पायर, और ऑटोमन एम्पायर के अंडर में पूरा ईस्ट यूरोप, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका था। तो जब ट्रिपल अलायंस ग्रुप की हार हुई इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ट्रिपल अलायंस ग्रुप में ही था ऑटोमन एम्पायर, तो जब ऑटोमन एम्पायर की हार हुई तो जो विक्टोरियस ग्रुप था वो चाहता था टर्की के अंदर अपना कंट्रोल स्टेब्लिश करना और उसके कुछ पार्ट्स ग्रीस और इटली को देना। तो जिसकी वजह से एक हमें मास अपसर्ज देखने को मिलता है और दूसरे कंट्रीज में, जैसे कि इंडिया में लॉन्च हुआ खिलाफत मूवमेंट। बिकॉज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो टर्की के सुल्तान थे, जो खलीफा थे, वो काफी ज्यादा पाइस कंसीडर किए जाते थे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जाते थे इन द इस्लामिक वर्ल्ड। और जब उनकी
बेइज्जती, उनको ह्यूमिलिएट किया जाने लगा बाय द ब्रिटिश। तो इसको देखते हुए इंडिया में लॉन्च हुआ खिलाफत मूवमेंट इन द सपोर्ट ऑफ खलीफा, जिसको के गांधी जी ने मर्ज कर दिया विद द इंडियन नेशनल मूवमेंट। और यहाँ पर बेसिकली जो विक्टोरियस पावर्स थे वो फोर्स कर रहे थे खलीफा को कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस साइन करें जिसके अकॉर्डिंग जो ऑटोमन एम्पायर है उस पर बैन लगाया जा सके। और हम कुछ ऐसा ही देखते हैं कि ऑटोमन एम्पायर पे 100 इयर्स का बैन लगा दिया जाता है। बट बिफोर साइनिंग द ट्रीटी हम ये देखते हैं कि मुस्तफा कमाल पाशा, जिनको के फादर ऑफ मॉडर्न टर्की भी बोला जाता है, उनकी लीडरशिप में एक नेशनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाती है इन द टर्की। और जो विक्टोरियस साइड था जो कि ये चाह रहा था कि टर्की को बांट दिया जाए बिटवीन ग्रीस एंड इटली, तो वो यहाँ पर एक फ्रेंडशिप पैक्ट साइन करते हैं विद द सोवियत यूनियन इन 1921। तो इससे ग्रीस चढ़ जाता है और ग्रीस हमला कर देता है ऑन द टर्की। तो यहाँ पर सोवियत गवर्नमेंट की मदद से मुस्तफा कमाल पाशा एलाइड ट्रूप्स के इस हमले को नाकाम कर देते हैं और एलाइड ट्रूप्स यानी कि जो विक्टोरियस पावर्स थे वो अपने फोर्सेस यहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं और जिसके नतीजे में टर्की कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाता है। नाउ टर्की जो था अब वो एक कैलिफेट इंस्टीट्यूशन से निकलकर वो एक रिपब्लिक बन जाता है, जिससे कि शुरुआत होती है मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारे मूवमेंट्स की। बिकॉज मिडिल ईस्ट रीजन है, इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, इसमें आते हैं टर्की, सीरिया, जॉर्डन, इराक, ईरान, पैलेस्टाइन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, इजिप्ट। तो यहाँ पर इन कंट्रीज में आफ्टर द फॉल ऑफ ऑटोमन एम्पायर कई सारे मूवमेंट्स लॉन्च हो जाते हैं। नाउ तो आजादी के लिए मूवमेंट इजिप्ट में भी खड़ा हो जाता है और 1922 में ब्रिटिश को यहाँ पर फोर्स किया जाता है इंडिपेंडेंस के लिए। बट बट आफ्टर गिविंग द इंडिपेंडेंस ब्रिटिश ट्रूप्स वहां पर इजिप्ट में ही स्टे किए रहते हैं। सिमिलरली ईरान में भी मूवमेंट हमें देखने को मिलता है बिकॉज ईरान डिवाइडेड था बिटवीन रशिया एंड ब्रिटेन। बट आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन जो रशिया था उसने अपने ट्रूप्स वहां से विड्रॉ कर लिए थे। तो इससे क्या हुआ, इससे ब्रिटेन को वहां पर एक्सपेंड करने का मौका मिल गया। बट वहां के जो लीडर थे जिनका नाम था रजा खान, वो यहाँ पर एक मूवमेंट खड़ा करते हैं और ब्रिटिश को अपोज करते हैं। और फाइनली 1925 में हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश ट्रूप्स ईरान से भी बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, फिर जैसा कि हम जानते हैं कि जो अरब कंट्रीज हैं वहां पर क्या निकलता है, वहां पर निकलता है तेल। तो इस तेल के पीछे चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, ये सब पड़े हुए थे, जिसकी वजह से वो क्या चाहते थे, वहां पर अपना कंट्रोल स्टेब्लिश। तो या फिर इन सब स्टेट्स को अपने प्रोटेक्टोरेट्स बनाकर रखना, अपने मैंडेट्स में रखना। तो वहां पर हमें अपराइजिंग दिखाई देती है अरब कंट्रीज के अंदर। और 1925 में हम एक ओपन रिबेलियन देखते हैं अगेंस्ट फ्रेंच गवर्नमेंट इन सीरिया, जहां पर के 25,000 पीपल को फ्रेंच फोर्सेस मार देती हैं इस रेजिस्टेंस को दबाने के लिए। बट उसके बाद भी ये रेजिस्टेंस कंटिन्यू रहता है। नाउ मैंने जो आपको एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज के इतने सारे नेशनल मूवमेंट्स की कहानी सुनाई, इस सब का क्या रिजल्ट निकला, तो हम ये देखते हैं कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्ट्रेंथन हुए इन द कॉलोनीज। बिकॉज जो कॉलोनियल पीपल थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ये सोच रहे थे कि जो एलाइड पावर्स हैं यानी कि वो ग्रुप जिसकी के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीत हुई है, ये हमको आजादी देगा। जैसा कि हम इंडिया में ही देखते हैं कि इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंडिया से वादा किया था, इंडियन लीडर से वादा किया था कि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो हम आपको देंगे स्वराज, सेल्फ रूल। बट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम ये देखते हैं कि इंडियंस को क्या मिला, इंडियंस को मिला जलियांवाला बाग मैसेकर। ना कॉलोनियल पीपल्स में एक अवेकनिंग तो ये आ चुकी थी कि जो कुछ भी करना है वो हमें ही करना है अगेंस्ट दीज इंपीरियल पावर्स। अच्छा, रशियन रेवोल्यूशन हो ही चुका था, तो जो रशियन रेवोल्यूशन का इन्फ्लुएंस था उसने काफी ज्यादा काम किया इन कंट्रीज में, इन
कॉलोनीज में चल रहे नेशनल मूवमेंट्स को स्ट्रेंथन करने में। और फिर एक और बहुत बड़ा फैक्टर क्या था कि जो इंपीरियलिस्ट पावर्स थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद काफी ज्यादा वीक पड़ चुके थे, जैसे कि इंग्लैंड की भले ही जीत हुई थी बट उसके रिसोर्सेज काफी तबाह भी हुए थे। तो इसीलिए हम कॉलोनीज में देखते हैं कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक सिग्निफिकेंस एडवांस पाया जाता है टुवर्ड्स द फ्रीडम। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नाउ हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आपका सवाल था कि स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान किस इंडियन ने एज अ मार्क ऑफ सॉलिडेरिटी स्पेन विजिट किया था, और इसका राइट आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू। यस माय फ्रेंड्स, जब स्पेनिश सिविल वॉर चल रही थी तो जवाहरलाल नेहरू ने ही स्पेन का विजिट किया था अपनी सॉलिडेरिटी शो करने के लिए कि इंडियन पीपल स्पेनिश पीपल के साथ हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।